Lecture 3 we discuss about the law of mass action, all aspects of mass action, that is its introduction or background history, its statement and then the mathematical derivation. So इंट्रोडक्शन की तरफ आएँ तो इंट्रोडक्शन में स्टार्ट में ये हुआ कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट केमिस्ट ने केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना स्टार्ट किया, इक्विलिब्रियम को देखने लगे। तो हर एक ने अपनी अपनी स्टेटमेंट दी, लेकिन उनमें से वैलिड स्टेटमेंट जो थी वो नॉर्वे के 2 केमिस्ट थे, गोल्डबर्ग एंड पीटर वेज। गोल्डबर्ग और पीटर वेज 1864 में इन्होंने अपना एक लॉ पेश किया जिसको सब ने माना। उनकी जो स्टेटमेंट थी उसी को लॉ ऑफ मास एक्शन का फिर नाम दिया गया। इनकी जो ये स्टेटमेंट थी वो टोटली रिलेट करी थी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बारे में इन्होंने कहा था, इनकी स्टेटमेंट ये थी कि रेट और स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस या रिएक्टिंग स्पीशीज़। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है या उसका जो रेट है वो डायरेक्टली रिलेट करता है विद द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स सिंपली। अब रिएक्टेंट अगर एक से ज़्यादा हैं तो उनको फिर हम लोग उनका प्रोडक्ट लेंगे, मतलब उनको मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट की जो टर्म है ये मैथ्स वाला प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये वो बात नहीं है, ये प्रोडक्ट मैथ वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, अब क्या था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, या हम लोग सिंपली कह सकते हैं द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये अब आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाएगी जब हम लोग मैथमेटिकली इसको लिखने की कोशिश करेंगे। सो मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ अगर आएँ तो लेट्स हैव अ जनरल रिएक्शन ए प्लस बी रिवर्सिबली चेंज इनटू सी प्लस डी। ये डबल एरो रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें, मीन ये इसमें चेंज हो रहे हैं और ये अगेन इसमें चेंज हो रहे हैं। यहाँ रिवर्सिबल होने से आप लोगों को एक और चीज़ पता चली कि यहाँ पे 2 रिएक्शन है, एक फॉरवर्ड है और दूसरा रिवर्स रिएक्शन है। ऊपर हम लोगों ने बात की थी कि मोलर कंसंट्रेशन, लेट्स द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इज़ स्क्वायर ब्रैकेट ए, कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब हम लोग ए को लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं ये उनके मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इज़ दिस, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इज़ दिस एंड सी इज़ दिस, डी इज़ दिस। ये सब की मोलर कंसंट्रेशन हम लोगों ने लिख ली। अब हम लोग इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे तो 2 रिएक्शन है, आप लोग एक एक रिएक्शन को लो। सबसे पहले हम लोग इस फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें, हम लोग अपना इस रिएक्शन को देख रहे हैं, इसको आप लोग भूल जाओ कुछ टाइम के लिए। आप लोग सिर्फ इस तरह फ्रॉम राइट साइड आप लोग रिएक्शन को देखो, फॉरवर्ड रिएक्शन को देखो। तो फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन पे अब हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आप लोगों के पास क्या होगा कि रिएक्टेंट स्पीशी की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय RF is directly proportion to reactant species, concentration of reactant species। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए reactant species क्या है, A प्लस बी। सो A B की मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, A और B। अभी जो प्रोडक्ट की टर्म थी ना वो ये टर्म थी कि इन दोनों के दरमियान ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब ये आप लोगों के पास प्रोपोर्शनलिटी को हटा के आप लोगों ने इक्वालिटी और कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होता है। सो उसके लिए हमारे पास होगा RF इज़ इक्वल टू KF, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और उसी तरह आगे हम लोग उठा के लिख देंगे A एंड B। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी फॉरवर्ड रिएक्शन था। अब आ जाते हैं बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स के केस में आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, अब इसको आप लोग भूल जाओ, अब आप लोगों ने इस तरफ फ्रॉम लेफ्ट साइड देखना है जहाँ पे आप लोगों के पास C और D रिएक्टेंट हैं और A और B प्रोडक्ट बन रहा है। सो रिवर्स रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट आप लोगों के पास C और D हैं। सो ये क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म किया तो RR इज़ इक्वल टू KR, रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन C एंड D। ये चीज़ आप लोगों के पास बन गई एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोगों ने बात की थी इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पे आते हैं। इक्विलिब्रियम पे हम लोगों ने ये बात की थी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन।
उसके लिए हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को, रिवर्स रिएक्शन के रेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर एफ इज इक्वल टू आर आर। अब वैल्यूज़ डालें, आर आर ये है और आर एफ की वैल्यू ये है, तो इनकी जगह वैल्यूज़ डालें, क्या हो जाएगा, आर एफ इज़ इक्वल टू के एफ ए बी एंड आर आर इज़ इक्वल टू के आर सी डी। यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट करते हैं। रीअरेंजमेंट जब हम लोग करेंगे, रीअरेंजमेंट, ये रीअरेंजमेंट का स्टेप है। टेकिंग कांस्टेंट एट वन साइड, के एफ के आर को साइड लेके आएंगे तो डिवाइडेड बाय के आर इज इक्वल टू सी डी बाय ए बी, ये चीज़ हो गई। अब के एफ बाई के आर कॉन्स्टेंट हैं, ये हमारे पास एक और कॉन्स्टेंट के इक्वल होते हैं, के सी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक नई टर्म है, के सी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब इस जगह पे इस इक्वेशन नंबर 3 जो है, इस इक्वेशन में मैं के एफ बाई के आर की जगह के सी को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। के सी इज इक्वल टू सी डी बाय ए बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 इज द फाइनल इक्वेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहाँ से देख के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप लोग डिफाइन कैसे कर सकते हो, के सी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशो ऑफ ये जो डिवीजन, ये लाइन जो है ये रेशो को रिप्रेजेंट कर रही है, डिवाइड जहाँ पे हो रहे हैं उसको रेशो कहते हैं हम लोग। रेशो ऑफ मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, मैथमेटिकल प्रोडक्ट यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशो ऑफ मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन of the substances formed to the mathematical product of the concentration of the reactant species. So equilibrium constant Kc is defined as the ratio of product of the concentration of product to the product of the concentration of reactant at equilibrium state. So अब ये वाला product of concentration और ये product of concentration जो लिखा हुआ है, ये आप लोगों के पास mathematical product की बात हो रही है। मैथमेटिकल प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई की बात हो रही है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई करना और उनकी रेशो लेना टुवर्ड द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी हम लोग कह सकते हैं कि के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज the ratio of Kc, equilibrium constant Kc is the ratio of products यानी species formed, species या substances formed to the product of, ये mathematical product है, mathematical product to the mathematical product of the reactants मतलब स्पीशीज़ रिएक्टिंग, ये बात हो गई। अब ये जनरल इक्वेशन है के सी के लिए। इसमें अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोगों ने जो इक्वेशन ली हुई थी उसमें 1 मोल थे सबके। अब अगर मैं दूसरी एग्जांपल लूँ, उसमें आप लोग लेट सपोज मैं ये लिख दूँ यहाँ पे कि ए मोल ऑफ ए प्लस बी, ए स्मॉल ए बी जो मैं लिख रही हूँ, कोई 1 2 3 4 कोई भी नंबर है, ए बी चेंजेस रिवर्सिबली चेंजेस इनटू सी और डी। अब इसके लिए अगर आप लोगों को कहा जाए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की लिखें रेशो, तो आप लोगों ने इस सारी पीछे से कोई डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि के सी जो था वो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास प्रोडक्ट क्या है, इसके लिए मैं के सी लिखूँ, के सी इज इक्वल टू सी, ये जो साथ है ना मोल, ये जो, इसको हम लोग ऊपर पावर में लिखेंगे, सी और डी पर डी। अब हमारे पास नीचे आ जाएंगे रिएक्टेंट। Kc is the ratio of product to the product of reactants A B हैं और साथ में रेस टू देयर एप्रोप्रिएट पावर, A की पावर A है और साथ में B की पावर B है। इसी तरह लेट सपोज यहाँ पे होता है 2A + 3B, तो यहाँ पे पावर 2 हो जाता है, यहाँ पे 3 हो जाता है। जो यहाँ पे मोल्स की फॉर्म में लिखा होगा उसको हम लोग उनकी पावर में लिखेंगे ऊपर।